लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी ओवर जनरलाइजेशन। और हमने थॉट्स डिस्कस की थी आप सबकी। आज हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूइंग द पॉजिटिव्स. Discontinuing positives is one of the mental filters. The main difference is that you dismiss it as something of no value when you do think of positive aspects. For example, if someone complains the way you look, today, you think they're just being nice. Or if your boss tells you how comprehensive your report was, you discount it as something anyone else could do. If you do well in that job interview, you think it's just because you didn't realize you were not that good. सो अगर आपकी तारीफ की भी जाए तो आप उसको कबूल नहीं कर रहे होते, ये वो वाला कंपोनेंट कि नहीं नहीं ये तो सभी कर सकते थे, ये तो उसमें कोई मसला नहीं है, ये तो हो ही जाता है। शादी पे अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपको कोई कह रहा है कि आप वो अच्छे लग रहे हैं, हाँ हाँ यहाँ तो सभी अच्छे लग रहे हैं। तो यानी कि जो पॉजिटिव्स आ रही होती हैं आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसकी वजह से जब आप खुश नहीं होते हैं तो सैडनेस जो है प्रिवेल करना शुरू कर देती है। Then it is jumping to conclusions. When you jump to conclusions, you interpret an event or situation negatively without evidence supporting such a conclusion. Then you react to your assumptions. हम एकदम कंक्लूजन पर छलांग लगा देते हैं बगैर सोचे समझे कि इसमें कोई पॉजिटिव एलिमेंट है या नहीं है, और हम उसको नेगेटिव्स को लेके चले जाते हैं। नेगेटिव्स का भी हम जो है ना एक तो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव ढूंढने की हम जहमत नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, योर पार्टनर कम्स होम looking serious. Instead of asking how they are, you immediately assume they're mad at you. Consequently, you keep your distance. In reality, your partner had a bad day at work. Jumping to conclusions or mind reading is often in response to persistent thought or concerns of yours. अपने से related होता है. For example, you feel insecure about your relationship and you think your partner might be losing interest. So आपने खुद को खुद ही एक कंक्लूजन पे जंप कर लिया और उसमें आपने माइंड रीडिंग कर ली। तो माइंड रीडिंग करते हैं और उसके बाद कंक्लूजन पे जंप करते हैं। जब हम कंक्लूजन पे जंप करके बैठ जाते हैं तो हम उसके बेसिस के ऊपर अपना रिएक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से चीजें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। सो नंबर वन, ये कि माइंड रीडिंग का फिनोमेना आपने चेक करना है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। और दूसरा ये कि माइंड रीडिंग कर ली है तो कंक्लूजन निकाल लेना है। अब कंक्लूजन की बेसिस आपने नहीं बनानी है तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। कैटास्ट्राइजिंग इज जंपिंग टू is related to jumping to conclusion. In case you jump to the worst possible conclusion in every scenario, no matter what is probable, तो आपकी ना आदत हो जाती है हर चीज में नेगेटिव सोचना है, हर चीज में हाई हाई कर लेना है। हाय अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा, हर अगर ऐसे हो गया तो फिर भी आगे चल के तो देखो ना। तो यहाँ पर जो है ना कि मतलब व्हाट इफ वाला कंपोनेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। What if I fail on the stage? What if I fail to satisfy other people? What if I fail to give the proper interview? What if I fail not to get full marks or A plus? तो ये वो वाला कंपोनेंट है। तो जब व्हाट इफ आता है, अगर मगर जब आ जाता है, बट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो चीजें जो है वो वर्स्ट पॉसिबल कंक्लूजन में चले जाती हैं। वो इतनी ऑटोमेटिक होती है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि वो हमें कितना ज्यादा किस तरीके से हमें खराब कर रही हैं। लेकिन वो सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर वो ले आते हैं। सो अब आपने बहुत जो आपकी जो थॉट्स आप लोगों ने लिखी हैं उसके अंदर आप ये चेक करें अभी तक जो हमने पढ़ा है कि कौन सी थॉट्स जो है आपकी वो इन चीज सब में से कहीं पर फिट इन कर रही हैं, जो हमने आज पढ़ी है वो, और जो हमने इससे पहले पढ़ी है वो। और उनको फिर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि मैं आपको ये बता दूं कि हमें इनको ठीक किस तरीके से करना है। अगर आपने नहीं की या आसपास आपने कहीं पर देखा है किसी को करते हुए, ये यूज करते हुए, तो हम उसको भी कर सकते हैं। हमारी मासियां जो है ना वो अक्सर ये कह रही होती है, हाय बाजी फिर की अगर ऐ हो गया तो फिर की होएगा, अगर ऐ हो गया तो फिर की होएगा। वो पहले ही हमें डराने बैठ जाती हैं। तो वो डराने वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नहीं देना। अब आप लोग स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड शेड कर रही हो।
और फिर आप लोग अपनी थॉट्स जो हैं वो उसके ऊपर लिखें ताकि हम उनको एनालाइज करें। हमारी अगली थॉट जो है दैट इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन लीड्स टू द बिलीव दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंट्स दैट इन रियलिटी आर completely or partially out of your control. This cognitive distortion often results in you feeling guilty and assigning blame without contemplating all the factors involved. कि जी अगर कोई नुकसान हो जाता है तो आप अपने आप उसका ब्लेम ले लेते हो, हालांकि आपका उसमें कोई रोल होता ही नहीं है। अगर आप गौर से देखें, लेकिन आपने ना रोल बना लेते हैं हम। अगर कहीं किसी फंक्शन पे हम लेट हो गए हैं और लेट होने की एक्स वाई जेड रीजंस हो सकती हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग में सोच लिया थी कि इस वजह से लेट हुआ है क्योंकि मैं नहीं तैयार हुई थी। इसी तरह अगर बच्चे के एग्जाम्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और दरमियान में जो मदर है वो किसी वजह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गई है और वो उसको रिजल्ट नहीं दे सकी, तो वो कहेगी कि बस बस मेरी वजह से ये बच्चा जो है ना इसका बी ग्रेड आ गया है, क्योंकि मैं उस दिन फलां जगह पे जाने से पहले या बीमार होने से पहले मैं इसको देख लेती तो इसका ए ग्रेड आ जाता। तो जितनी भी चीजें होती हैं उनकी आप उनका ब्लेम खुद लेना शुरू कर देते हैं और वो गिल्ट फिनोमेना आ जाता है। जब गिल्ट आएगा तो वो डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाएगा और साथ में एंग्जाइटी भी लेके आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम में से कितने लोग जो हैं वो पूरी दुनिया का इल्जाम जो है ना अपने कंधों के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, या खुद लेके बैठे हुए हैं या आपकी फ्रेंड्स में से कोई लेके बैठा हुआ है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जी कंट्रोल पॉलिसीज। द वर्ड पॉलिसी रेफर्स टू एन इल्यूजन, misconception or error. Control policies can go two opposite ways. You either feel responsible or in control of everything in your and other people's life, or you feel you have no control at all over anything in your life. For example, you couldn't complete a report that was due today. You immediately think, of course, I couldn't complete it. My boss is overworking me, and everyone was so loud today at the office. Who can get anything be done by? तो आप इल्यूजन के अंदर मिसकॉन्सेप्शन के थ्रू वो चीजें कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो आपकी अपनी गलती होती है, यू प्लेस ऑल द कंट्रोल ऑफ योर बिहेवियर ऑन समवन एल्स, कि जो उसकी वजह से ये चीजें खराब हो गई थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। कि अपनी गलती माननी है, ये सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के उस तरफ ये वाला एलिमेंट आ जाता है। एक वो है जहाँ पर आप ब्लेम गेम अपने ऊपर करते हैं, और एक ये वो है जहाँ पर आप ब्लेम गेम जो है वो दूसरों पे करते हैं। हमारे आजकल जितने ड्रामे हैं ना, उसके अंदर यही दिखाया जाता है कि खुद गलती कर दी ने, अगले बंदे पे इल्जाम लगाना है कि हाँ हाँ इसकी वजह से ये हुआ था। ये वाला कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू थिंक दैट समवन एल्स हैप्पी और अनहैप्पी, यू थिंक ऑल ऑफ देयर इमोशंस आर कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय योर बिहेवियर। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी दखल अंदाजी वहां पर होती है, उस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। ये वाला एलिमेंट जो है ना ये बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोगों ने डील करना है। पॉलिसी और फेयरनेस का मतलब ये है कि हम ग्रे एरिया ग्रे एरिया नहीं लेके चल रहे होते हैं। और आप ये कह देते हो कि फला बंदे ने ये चीज गलत कर दी है। This cognitive distortion refers to measuring every behavior and situation on a scale of fairness. Finding that other people don't assign same value of fairness to the event makes you resentful. यानी कि सबके साथ एक तरीके से बिहेव करना है वो नहीं हो सकता है। For example, you expect your partner to come home and massage your feet. It's only fair since you spent all the afternoon making dinner for him. But they arrive exhausted and only want to take a bath. They believe it's fair to take a moment to relax from day's chaos so that they pay full attention to you, enjoy your dinner instead of being distracted or tired. So आप अपनी जो है ना गेम इनपुट कर रहे होते हैं।
इसका मतलब जो है वो ये है कि आप ये सोच रहे होते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यू बिलीव यू नो व्हाट्स फेयर एंड व्हाट इजंट फेयर। तो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद है ब्लेमिंग। ब्लेमिंग रेफर्स टू के जी यू मस्ट फील बैड, यानी कि इट ब्लेमिंग रेफर्स टू मेकिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू फील, यानी कि अगर मैं उदास हुई हूँ तो मैं किसी की वजह से हूँ, अगर मैं फेल हुई हूँ तो मैं किसी की वजह से हुई हूँ, अगर मैं एंक्शस हो रही हूँ तो मैं किसी की वजह से हुई हूँ, अगर मुझे बुखार चढ़ गया, मुझे कोविड हो गया तो किसी की वजह से हो गया है। तो आप ब्लेम गेम कर रहे होते हो, हर चीज का इल्जाम ना आप बाकियों के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद है शुड्स। शुड है कि जो मैं कह रही हूँ वो होना चाहिए। आप खुद ही रूल्स जो है ना, वो आप दूसरे लोगों के लिए खुद ही रूल्स बना के बैठ जाते हैं और तो कहते हैं कि रूल्स को फॉलो करो। अब हर कोई आपका सर्वेंट नहीं होता, या हर घर में जैसे हमारी सासें होती हैं, उन्होंने कुछ रूल्स ऑलरेडी सेट कर दिए होते हैं अपने लिए और बाकियों के लिए। दे एक्सपेक्ट कि आप उनको प्रॉपरली फॉलो करो, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर आपसे नाराज हो जाते हैं कि ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था, पहले सूट मेरा आना चाहिए था। अगर वो शुड्स में आ जाते हैं, जिस तरह हम स्टूडेंट्स में ये कॉन्सेप्ट है कि जी मुझे A+ आना चाहिए था, और जैसा मेरी शादी जो है वो किसी बहुत बड़े घर में होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे नहीं करनी है। तो जो चाहिए और शुड्स है ना जी, वो आके तंग करना शुरू कर देते हैं। कि जिस तरह आप ये भी कह सकते हो कि जी अगर प्रमोशन हो रही है, चल रहा है, तो आप कहेंगे जी मेरी प्रमोशन होनी चाहिए थी, उसकी क्यों हुई है, मेरी ही होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद आती है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग लीड्स टू बिलीव दैट द वे यू फील इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। आई फील दिस वे अबाउट दिस सिचुएशन, हेंस इट मस्ट बी अ फैक्ट। Defines a cognitive distortion. For example, feeling inadequate in a situation turns out into I don't belong anywhere. This cognitive distortion might also lead you to believe future events depend on how you feel. For example, you may firmly believe something bad will happen today because you woke up feeling anxious. ये जो OCD के पेशेंट्स हैं ना जी हमारे, वो इमोशनल रीजनिंग करके बहुत जबरदस्त तरीके से बैठे होते हैं। अगर मौसम सुबह खराब हो जाएगा तो आप कहेंगे जी आज का दिन तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। You might also assess a random situation based on your emotional reaction. If someone says something that makes you angry, you immediately conclude that the person is treating you poorly. So emotional reaction का क्या मतलब हुआ? आ, जो आप फील कर रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड है, और वो किसी की वजह से हुआ है या किसी चीज सिचुएशन की वजह से आपकी जो इमोशनली आप ड्रेन आउट हो गए हैं। हालांकि दूसरों की वजह से हम ड्रेन आउट नहीं होते हैं, हम अपनी थिंकिंग की वजह से, हमारी जो ऑटोमेटिक थिंकिंग होती है उसकी वजह से हम ड्रेन आउट हो जाते हैं। अब आप अपनी वो खोलें अपनी दोबारा से थिंकिंग पैटर्न, और वहाँ पे चेक करें कि इनमें से जो भी हमने पढ़े हैं उसमें से कौन से थिंकिंग पैटर्न वहाँ पर सूट कर रहे हैं और कौन से हैं जो आपने लगाए हुए हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, अभी हमने डिस्कस किया, हमने स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड से कि कौन कौन सी थिंकिंग्स जो थी वो हमारी डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम दे रही थी। अब हम आगे थोड़ी सी और थिंकिंग एरर्स पढ़ते हैं। एक है पॉलिसी ऑफ चेंज। तो पॉलिसी ऑफ चेंज हैज बीन एक्सपेक्टिंग अदर पीपल विल चेंज देयर वेज टू सूट योर एक्सपेक्टेशंस और नीड्स, पर्टिकुलरली व्हेन यू प्रेशर देम। है ना, क्या आपको लग रहा है कि सारे लोग जो हैं वो आपके सर्वेंट्स हैं, आपने इधर उधर मेड्स रखी हुई हैं, वो आपके मुताबिक ही सोचेंगे, आपके मुताबिक ही वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट योर पार्टनर टू फोकस ओनली ऑन यू despite knowing that there always have been social and value time with friends। अब फ्रेंड्स हैं
वो शादी से पहले फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करता था, अब आपको हो रहा है कि नहीं जी शादी के बाद मुझे ही वो टाइम दे, ऐसे नहीं होता है। हर एक का अपनी अपनी कैटेगराइजेशन होती है। लेकिन आप ये खुद ही सोच के बैठ बैठ जाते हैं कि जी उसको चाहिए है कि वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाए, भी उसको नहीं चाहिए है कि वो आपके साथ शॉपिंग पे जाए, उसको चाहिए है कि वो आपको पैसे दे दे और आप खुद ही चले जाएं। तो ये चाहिए है वाला जो कंपोनेंट है ना, ये आपको तंग करना शुरू कर देता है कि, और आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी उसको ऐसे ही करना है। और लेबलिंग, लेबलिंग में ये है कि हम एब्सोल्युटली कहते हैं कि जी बस ये ऐसे ही होना चाहिए था। अगर लड़की उस घर के आ गई है, बस ठीक है जी सब कुछ तबाह हो गया है, और आप उसको जीरो नन फिनोमेना में लेके चले जाते हैं। अगर आपकी कोई फ्रेंड आ गई है किसी पार्टी में, तो आपने उसको पहले लेबल किया कि यार इसके आने से तो पार्टी खराब हो जाती है, तो आपने पहले ही पार्टी खराब करके रख ली है। वो चाहे कुछ करे ना करे, आप पहले ही जूम करके बैठ जाते हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार जब आते हैं, हम कहते हैं ओहो उसके आने तो सारा मजा खराब हो जाएगा। हालांकि वो हमें उस अपनी पार्टी के अंदर हमें वो लोग नजर आए भी ना नजर आए, लेकिन हम पहले एज्यूम करके बैठे हैं जी वो आ गए हैं जी, इसलिए जी सारा कुछ खराब हो जाएगा, और हम पहले ही अपनी सेल्फ एस्टीम जीरो करके बैठ जाते हैं कि आय हाय वो आ जाएगी, अब तो ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तो हम पहले से एज्यूम करके बैठ जाते हैं। तो दैट इज लेबलिंग। तो लेबलिंग नहीं करनी है कहीं पर भी किसी तरीके से भी। और एक आखिरी है, वो है ऑलवेज बी राइट। ऑलवेज बी राइट कि मैंने जो कहा वो सच है। भाई कैसे सच है भी, आप हमेशा सच नहीं होते हैं। कहीं पर कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई जहां पर आप हमेशा कहें कि जी मैंने तो जब भी कहा है सच ही कहा है। ये नहीं होता। कहीं आप सच होता है, कहीं पर झूठ भी हो जाता है। For example, you quarrel with your siblings about your parents having supported you enough. You're convinced that this was the case all the time, while your siblings believes it varied condition according to the situation. Since your siblings doesn't feel the same way, you become angry and say things that rub your siblings the way along. You know they're just getting upset, but you continue the argument to prove your point. तो आप मैं हमेशा ठीक हूँ या हमेशा मैं सच कह रही हूँ, ये वाला एलिमेंट जो है ये हमें बहुत ज्यादा तंग करता है। हमेशा हम हर वक्त राइट नहीं होते हैं। अगला बंदा भी सही हो सकता है, अगले बंदे की ओपिनियन ले लेनी चाहिए। हर वक्त हम तलवारें निकाल के नहीं लड़ सकते कि हर दफा मैं ही ठीक हूँ मैं ही ठीक हूँ, ऐसे नहीं होता। तो ये हमने भी आज हमने पिछले 4 लेक्चर्स में ये पढ़ा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कैसी होती हैं, और हमने वन बाय वन आपके साथ आपकी थिंकिंग्स में से ये हमने निकाला। अब हम अगला चैप्टर जो है वो हम करेंगे कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हम ख़त्म कैसे करते हैं और इनका रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में, हाउ टू स्टॉप